फाइनली भाई लोग मैं सोलो लेवलिंग के एपिसोड्स को भी लेके आ गया हूँ। और अगर आप लोगों ने इससे पहले के एपिसोड्स नहीं देखे तो जल्दी से जाके देख के आइए, तभी जाके आप लोगों को आगे की कहानी समझ में आएगी। तो चलिए अपनी इस कहानी को शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में जिनवू जो होता है यहाँ पे मरे हुए लोगों को श्रद्धांजलि देने आया होता है। और ये जो जीजू आइलैंड की रेड हुई थी इसकी वजह से चारों तरफ ही हंगामा सा हो गया होता है। और सुंग जिनवू को ऑनलाइन देख के सभी लोग कमेंट करते हुए कह रहे होते हैं कि मेरे पास बोलने के लिए शब्द भी नहीं है, और मैंने तो सोचा था कि इतने सारे क्रिएचर्स को समन कर पाना नामुमकिन होगा, और मैं जो 10 सालों से कैंसर से लड़ाई कर रहा था तो ये मेरी बीमारी तुरंत ही ठीक हो गई जैसे मैंने हंटर सुंग जिनवू को अपने समन क्रिएचर्स के साथ लड़ते हुए देखा। ये वाकई में काफी कूल था, ये सबसे बेस्ट है। तो कोई बताता है कि मैंने 4 साल पहले जीजू आइलैंड पे अपने पेरेंट्स को खो दिया था। तो कुछ कहते हैं कि मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि हंटर सुंग जिनवू जो है वो इसे पढ़ेंगे भी नहीं। और चारों तरफ ये बात भी फैल गई होती है कि इसके एस रंग बनने के बाद जीजू आइलैंड इसका पहला मिशन था, जो कि एक तरीके से इसकी ऑफिशियल पहली रेड थी। और इस चीज को देख के सभी लोग कह रहे होते हैं कि ये तो हमारी कंट्री से एक नेशनल लेवल रैंक का हुआ ना। तो कुछ कहते हैं कि हे ये इतना भी ज्यादा ग्रेट नहीं था और ये कोई कहीं का 30 मार का नहीं है। तो कोई कहता है कि आखिर क्यों नहीं है, प्रैक्टिकली इसने पूरे ही एस रैंक डंजन को अकेले ही क्लियर किया है और बाकी के एस रैंक के मुकाबले ये अलग ही लेवल पे है। तो कुछ जने जो होते हैं कहते हैं कि हंटर सुंग जिनवू ने इन सारी चीजों को अभी भी एक्सपीरियंस नहीं किया है, और अगर ये टैलेंटेड है तो लोग जो है इसे एक्नॉलेज कर ही लेंगे। उसके बाद भी यहाँ तक कि अगर ये कोशिश करते भी नहीं है तो जो भी कहो ये काफी ज्यादा औसम थे। और मैंने सुना है कि एक ई रैंकर बस नॉर्मल पर्सन से थोड़ा ही ज्यादा बेहतर होता है। तो क्या इस बात का कोई सेंस बनता है कि ये अचानक से इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है? क्या हंटर सुंग जिनवू वो पर्सन हो सकते हैं जो कि रिअवेक हुआ है? और इसी तरीके से सभी लोग अपने अपने तरीके से डिबेट कर रहे होते हैं और सभी लोगों ने रेड को लेके बातचीत करना शुरू कर दिया होता है क्योंकि वो सभी ही इसमें काफी ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। मगर इन सब के बीच में सुंग जिनवू का जो नाम होता है वो बार बार हर दम मेंशन हो रहा था। हालांकि अगर इसने जीजो आइलैंड की रेड को पहले ही ज्वाइन कर लिया होता और इसी बात पे घमासान युद्ध सा छिड़ा हुआ होता। और कुछ जने कह रहे होते हैं कि अगर सुंग जिनवू शुरुआत में ही रेड को ज्वाइन कर लेता तो मिन बियोंगू जिंदा होता, और आखिर इसने क्यों ज्वाइन किया जब इसने मना कर दिया था। और यहाँ तक कि वैसे सुंग जिनवू की ही वजह से कम लोग सेक्रीफाइस हुए हैं, लेकिन फिर भी इसको काफी ज्यादा आलोचनाओं का सामना करना पड़ता है। और हाँ, ये तो जाहिर सी बात थी कि काफी सारे ऐसे भी लोग थे जो कि इसको सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन सपोर्ट करने के मुकाबले जो आलोचना करने वालों के ओपिनियन थे वो काफी ज्यादा थे। क्योंकि वैसे ये सच ही था कि काफी सारे लोग यहाँ पे सेक्रीफाइस हुए हैं। और सुंग जिनवू यहाँ पे आके मिन बियोंगू को श्रद्धांजलि देता है, जबकि काफी सारे लोगों ने जिन्होंने अपनों को खोया वो सभी इमोशनल होते हैं। और जब सुंग बाइक के बाजू से जा रहा होता है तो बाइक कहता है कि मैं इस चीज पे विश्वास करता था कि एक अकेला हीरो कभी भी अपने दम पे जंग को खत्म नहीं कर सकता है, लेकिन जो कुछ भी इस बार ही हुआ है तो इस वजह से मुझे विश्वास होने लगा है कि शायद मैं गलत था। और मिस्टर हंटर अपने सिर को ऊंचा रखो क्योंकि तुम वही हो जिसने इस दुखदाई अंत का अंत किया, और तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। और जैसे मिस सुंग जिनवू को अपनी तरफ देखते हुए पाती हैं तो ये ब्लश मारते हुए मुंह फेर लेती हैं, जबकि सुंग को कुछ भी समझ में नहीं आता है। और ये जो 5वीं जीजो आइलैंड की रेड थी इसमें 4801 हंटर्स ने पार्टिसिपेट किया था, जिनमें से 727 जो थे वो नॉर्मल अवेकनर्स थे। और इस रेड के दौरान 64 अवेकनर्स और 32 कॉमनर्स मारे गए। और वैसे तो इस ट्रेजेडी का अंत हो गया है, लेकिन इस दौरान लोग फालतू में ही मरे। और पिछली 4 के मुकाबले ये जो रेड थी इसमें काफी कम कैजुअलिटीज आई और काफी कम लोग मरने के साथ साथ कम ही इंजर्ड हुए। और फिर हम सुंग को देखते हैं जो कि सीनियर के साथ बैठे होते हैं और सीनियर कहते हैं कि हंटर सुंग जिनवू तो क्या तुम्हारा प्लान एक गिल्ड को बनाने का है? और हंटर सुंग जिनवू जिन लोगों के पास एस रैंक हंटर लाइसेंस होता है उनको एक गिल्ड मास्टर की परमिट की जरूरत नहीं होती है, बस उन्हें एसोसिएशन से इसके लिए कहना पड़ता है, बाकी का तो हम खुद ही देख लेते हैं। जबकि सुंग जिनवू जो होता है इसके लिए मान जाता है और सोचता है कि मुझे इस मौके का फायदा उठा के ये सीख लेना चाहिए कि आखिर एक एस रैंक हंटर को क्या क्या एडवांटेज मिलते हैं। और तभी सीनियर जो होते हैं पूछते हैं कि मैं बस यही सोच रहा था कि क्या तुमने किसी तरीके के बैरियर को जीजू आइलैंड पे लगाया था? और इसको सुन के सुंग जिनवू चौंक जाता है। जबकि सीनियर जो होते हैं बताते हैं कि हाल ही में वहाँ पे एक घटना हुई है जहाँ पे कुछ लोग बेहोश हो गए थे जब वो एंड्स और मैजिक क्रिस्टल्स को कलेक्ट कर रहे थे, और वहाँ पे वो सभी ही ए रैंक या फिर बी रैंक के हंटर्स थे। और इसके साथ ही साथ वहाँ पे नाइट्स गिल्ड के मेंबर्स भी थे। और मैंने तुमसे इस बारे में इसलिए पूछा, शायद क्या पता तुमने ही वहाँ पे बैरियर लगाया हो और हमें बताना भूल गए हो। तो सुंग
बताता है कि मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया, और वैसे आखिर उन लोगों ने क्या बताया। तो इस पर सीनियर कहते हैं कि उन लोगों को बेहोश होने से पहले की कोई भी चीज याद नहीं थी, और असल में हमें मालूम नहीं है कि आखिर उन पे किस तरीके का अटैक किया गया था, क्या वो मैजिक था या कुछ और। जबकि कुसुम सोचता है कि क्या एंड्स ने ही किसी तरीके का ट्रैप लगाया था। और जैसे एक सबऑर्डिनेट इनके पास आता है तो ये जाते हुए कहते हैं कि लगता है कि गेस्ट जो है जितना सोचा था उससे जल्दी आ गए हैं, तो मुझे यहाँ से जाना होगा। हमारे लिए समय निकालने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। जबकि सुंग भी सोचता है कि चलो मैं भी अब लौट के चलता हूँ। और जब सुंग जिन वो जा ही रहा होता है कि तभी एक बंदा इसके पास आता है और कहता है कि क्या तुम ही मिस्टर सुंग जिन वो हो। हेलो हंटर सुंग जिन वो, मैं सीनियर एजेंट एडम वाइट हूँ जो कि यूनाइटेड स्टेट ब्यूरो हंटर्स से है। और जैसे ही सुंग हंटर्स ब्यूरो का सुनता है तो चौंक जाता है, और ये बंदा अपना कार्ड देते हुए कहता है कि तुम मुझे एडम कह सकते हो। वैसे तो मैं तुमसे मिलने तुम्हारे ऑफिस गया था, लेकिन तुमसे मिल पाना वाकई में काफी मुश्किल था, इसलिए प्लीज समझिए कि मुझे ऐसी जगह पे आपसे आके मिलना पड़ा। और जैसे सुंग ऑफिस का सुनता है कि ये ऑफिस भी आया था तो ये सोचता है कि ओ याद आया, जिन्होंने बताया था कि एक फॉरेनर इससे मिलने के लिए आया है। और सुंग जो होता है मुद्दे पे आते हुए पूछता है कि आखिर तुम मुझसे क्यों मिलना चाहते थे। तो एडम कहता है कि कुछ इन्फॉर्मेशन मैं तुम्हें देना चाहता था। तो सुंग कहता है कि क्या इन्फॉर्मेशन। तो इस पर एडम जो होता है कहता है कि जहाँ तक कि तुमने इस इन्फॉर्मेशन के बारे में नहीं सुना होगा, यहाँ तक कि किसी भी कंट्री या फिर इंस्टीट्यूट से जो कि एग्जिस्ट करती है, बल्कि ये इन्फॉर्मेशन तुम्हें सिर्फ हमसे ही मिल सकती है। तो सुंग कहता है कि तो फिर आखिर तुम इस तरह की इन्फॉर्मेशन मुझे देने के लिए क्यों तैयार हो। एडम बताता है कि इसके भी अपने ही फायदे हैं, यहाँ तक कि अगर हम इस इन्फॉर्मेशन को कुछ निश्चित लोगों के सामने रिवील करते हैं तो। और वैसे तो मैं ही तुमसे मिलना चाहता था, लेकिन जीजू आइलैंड की जो रेड थी उसने डिप्टी डायरेक्टर के दिल को छू लिया है, इसलिए वो खुद ही तुमसे मिलना चाहते हैं। और ये वाकई में काफी रेयर बात है। और हाँ, रही बात बाकी की चीजों की, तो डिप्टी डायरेक्टर वो खुद ही तुम्हें बता देंगे, और मैंने गाड़ी को भी तैयार करके रखा है जो कि ज्यादा दूर नहीं है, तो क्या तुम उनसे मिलने के लिए हमारे साथ आओगे। तो सिंह जिनवू जो होता है यहाँ से जाते हुए कहता है कि मैं श्योर नहीं हूँ कि वो जो इन्फॉर्मेशन है क्या वो इतनी रिलायबल है, और चलो ठीक है मैं थोड़ा बहुत सोच लूँ इस बारे में, उसके बाद मैं तुम्हें कॉल करके बताता हूँ। और एडम जो होता है ये कहता है कि अरे हाँ, मैं तो करीब करीब भूल ही गया था, नेगोशिएशन में जितने कार्ड्स को हम छिपा के रखते हैं उतने ही ज्यादा बाद में बेहतर होता है। और क्या तुमने कभी अपग्रेडर के बारे में सुना है, और क्या तुम ऐसे अवेकनर को जानते हो जो कि दूसरे अवेकनर की एबिलिटी को बढ़ा सकते हैं। और इस चीज को सुन के सुंग जिनवू चौंक जाता है, और फिर हम देखते हैं कि सुंग जिनवू जो होता है इनके साथ उस जगह पे आ जाता है जहाँ पे एक बंदा कहता है कि तुमसे मिलकर काफी अच्छा लगा, मैं डिप्टी डायरेक्टर माइकल क्योनर हूँ। तो सुंग भी अपना इंट्रो दे देता है, जबकि एडम जो होता है कहता है कि ट्रांसलेशन की जिम्मेदारी मुझ पे छोड़ दीजिए। और माइकल जो होता है कहता है कि हंटर सुंग जिनवू में सीधे मुद्दे पे आता हूँ, ये जो पेपर्स है ये अमेरिका में रजिस्टर करने के हैं, और वैसे आमतौर पर इसमें 1 से 2 साल लग जाते हैं, लेकिन सुंग जिनवू के लिए ये एकदम अलग है। बस 1 सेकंड, बस तुम एक शब्द कह दो और तुम एक अमेरिकन सिटीजन बन सकते हो। तो सुंग जिनवू जो होता है ये कहता है कि मैं यहाँ पे इसलिए आया क्योंकि एजेंट एडम जो है उन्होंने मुझे बताया था मुझे यहाँ से कुछ इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, और क्या किसी की एबिलिटी बढ़ा पाना सच में ऐसा कुछ पॉसिबल है। तो माइकल जो होता है ये कहता है कि अगर सच सच बताऊं वो जो पर्सन जो कि एबिलिटी को बढ़ा सकता है वो पहले यहाँ पे है। और फिर ये किसी से मिस सेलनर को यहाँ पे लाने के लिए कहता है, और जैसे ये लेडी यहाँ पे आती है तो सुंग जिनवू काफी चौंक जाता है। और फिर माइकल जो होता है ये कहता है कि इस पूरी ही दुनिया में सिर्फ एक ही पर्सन है जो कि बाकी के अवेकनर्स की मदद कर सकती हैं उनकी अपनी लिमिट्स को पार करने में, और वो और कोई नहीं मिसेस नॉर्मा सेलनर हैं। और जैसे सुंग सेलनर को देखता है तो सोचता है कि इसके आसपास का जो एटमॉस्फेयर है वो बाकी के अवेकनर से मुकाबले काफी अलग है। और माइकल जो होता है कहता है कि मिस सेलनर प्लीज आप हंटर सुंग जिनवू को अपनी एबिलिटी एक्सप्लेन कीजिए। तो नॉर्मा जो होती है कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम विश्वास नहीं करोगे, और शुरुआत में बाकी के सभी हंटर्स की तुम्हारी जैसे ही आंखें होती हैं, लेकिन एक बारी जो तुम इसे एक्सपीरियंस करोगे तो तुम्हारे पास भी कोई और चॉइस नहीं रह जाएगी, बल्कि तुम इसके पीछे पागल से हो जाओगे। और जैसा कि तुम जानते हो कि सभी अवेकनर्स जो होते हैं उनकी एक लिमिट होती है जिसे कोई भी पार नहीं कर सकता है, और जब तक कि तुम रीअवेक नहीं कर लेते हो तब तक तुम कभी भी एक हायर रैंक तक नहीं पहुंच पाओगे। और ये एक बेसिक
नॉलेज है एक हंटर के लिए। तो सुंग जो होता है ये कहता है कि तो मिस सेलनर, क्या आपके पास वही एबिलिटी है जिस बारे में मैं सोच रहा हूँ? तो इस पर ये कहती है कि हाँ बिल्कुल, मेरे पास एक ऐसी एबिलिटी है जो कि बाकियों की मदद कर सकती है उनकी खुद की लिमिट्स को पार करने में, और मैं इसे बढ़ाने में उनकी मदद कर सकती हूँ अगर वो इन तीनों स्टेजों को करते हैं तो। लेकिन इस चीज को लेके मैं निश्चित नहीं हूँ कि क्या मुझे इसे रीअवेकनिंग कहना चाहिए जिसे फोर्स के द्वारा किया जाता है, या फिर उनके पोटेंशियल को बढ़ाना कहना चाहिए। और माइकल जो तो ये कहता है कि जो कुछ भी ये कह रही है वो सब सच है, लेकिन एक बारी जो ये अपनी पावर को इस्तेमाल करती हैं तो इसके बाद उन्हें काफी लंबे समय के लिए आराम करना पड़ता है। तो सिर्फ इसलिए कुछ ही अवेकनर्स को हर साल चूज किया जाता है जिससे कि वो इन बेनिफिट्स का फायदा उठा सकें। और इस चीज को सुन के सुंग जिनवू जो होता है सोचता है कि तो मतलब कि मैं उन चुनिंदा लोगों में से एक हूँ, और उससे भी बढ़कर अगर ये सच है तो ये तो सच में एक काफी अमेजिंग एबिलिटी है। और फिर ये पूछता है कि तो फिर ये बताइए कि आखिर ये कितनी एफिशिएंट है? तो ये बताती हैं कि ये चीज तो पर्सन पे ही डिपेंड करती है, लेकिन एक बार जो वो अपनी थर्ड स्टेज को फिनिश कर लेते हैं तो इसके बाद वो कम से कम 20% या फिर 30% अपने आप को पहले के मुकाबले ज्यादा स्ट्रॉन्ग पाते हैं। और 20-30% को सुन के सुंग भी हैरान होता है और समझ जाता है कि आखिर हुआंग डोंगसू अमेरिका क्यों चला गया था, वो भी अपने देश की इतनी ज्यादा आलोचनाओं के बाद। और आखिर ऐसी ताकत को कौन ही इनकार कर सकता है? और वैसे भी सभी हंटर्स जो हैं वो इस चीज को तो चाहेंगे ही। और सुंग जो है कहते हैं कि अगर इनकी इस एबिलिटी के बारे में बाहर मालूम चल गया तो माइकल कहता है कि इसी वजह से तो मिसेस सेलनर हमारे साथ हैं, क्योंकि हमने ही इनकी सेफ्टी को लेके पूरी जिम्मेदारी ले रखी है, और इसके साथ ही साथ एक रीजनेबल अमाउंट भी हम इन्हें पे करते हैं, और इसके बदले में मिसेस सेलनर जो है वो हमारी मदद करती हैं उन हंटर्स के लेवल को बढ़ाने में जिन्हें हम सेलेक्ट करते हैं। और मिसेस सेलनर की ये जो एबिलिटी है ये वही गिफ्ट है जो कि हम तुम्हें दे सकते हैं। तो इस पर सुंग जो होता है कहता है कि ये गिफ्ट से ज्यादा तो एक डील लगती है। तो माइकल कहता है कि अगर तुम यूनाइटेड स्टेट के एक हंटर बन जाते हो तो हम इस चीज को सुनिश्चित करेंगे कि तुम्हें ही सबसे पहले इस चीज का फायदा हो, और सबसे बेस्ट कंडीशन वाले डील को क्रिएट करेंगे, और तुम जिस भी गिल्ड को चूज करोगे उसके साथ हम तुम्हारी अरेंजमेंट करवा देंगे। और इसके लिए जल्दबाजी करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि वो हम ही है जो कि मदद का हाथ सबसे पहले लेके आए हैं, इसलिए शुरुआत हम ही कर रहे हैं। और इस चीज को सुनकर सुंग जिनवू चौंक जाता है। तो नॉर्मा ज्योति ये कहती है कि हमने बताया था ना कि ये गिफ्ट है। तो माइकल कहते हैं कि हाँ इन्होंने बिल्कुल सही कहा, तो क्या तुम अपने पोटेंशियल को अनलॉक करने के लिए राजी हो? तो सुंग पूछता है कि क्या बिना किसी कीमत के? तो माइकल जो ये कहता है कि मिस्टर हंटर तुम बस इसे एक सर्विस मान सकते हो। और इस चीज को सुन के सुंग सोचता है कि इसने तो कहा था ना कि एक बारी जो मैं इसे एक्सपीरियंस कर लिया तो मैं इससे इतनी आसानी से पीछा नहीं छुड़ा पाऊंगा। तो पक्का इसका मतलब यही होगा कि ये अपनी एबिलिटी में काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट है। और फिर नॉर्मा जो होती है सुंग के हाथ को पकड़ते हुए कहती है कि चलो ठीक है, अब तुम मेरी आंखों में करीब से देखो। और यही शुरुआत का पहला स्टेप है। जबकि माइकल खुश होते हुए सोचता है कि बहुत ही बढ़िया जाल में फंस ही गया, और भले ही यह अभी काफी कूल बन रहा है, लेकिन एक बारी जो ये फर्स्ट स्टेज को पार कर लिया तो ये इसके बाद दोबारा हमसे कांटेक्ट करेगा नहीं। अगर इसके अंदर पेशेंस नहीं हुआ तो शायद ये अभी के अभी ही कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर दे। और जीजू आइलैंड रेड में वो जो रियोजी गोटो था उसका लक्ष्य एक नेशनल लेवल का बनने का था, लेकिन फिर भी फेल हो गया। लेकिन अगर वो इस अनहियर्ड एबिलिटी को इस्तेमाल करता तो वो आसानी से क्लियर कर लेता, और ना जाने इसकी लिमिट्स कहाँ तक होगी। और हम देखते हैं कि नॉर्मा की पावर्स जो होती हैं ये सुंग के अंदर जाने लगती हैं, और जैसे नॉर्मा सुंग के अंदर झांकती है तो ये अपने आप को एक अलग ही जगह पे पाती है जहाँ पे चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा होता है। और यहाँ पे हम अंधेरे में कवर एक बंदे को देखते हैं जो कि इसे ही काफी गुस्से से देख रहा होता है, जिसकी वजह से नॉर्मा जो होती है डर के मारे चिल्लाने लगती है। और इस चीज को देखते सभी गार्ड्स जो होते हैं तुरंत ही अपनी गन्स को बाहर निकाल लेते हैं, और सुंग की तरफ पॉइंट आउट करते हुए कहता है कि तुम कहीं न कहीं के आखिर तुमने मिस सेलनर के साथ क्या किया। जबकि माइकल इनकी हरकतों पे देख के काफी हैरान होता है और कहता है कि बंद करो, क्या तुम लोगों का दिमाग ठिकाने पे नहीं है? और जो पर्सन तुम लोगों के सामने है क्या तुम नहीं जानते कि वो कौन है? तुम लोग सच में एक नंबर के बेवकूफ हो। तो ये बंदा कहता है कि लेकिन इसने मिस सेलनर के साथ क्या किया है देखो तो सही। तो माइकल भड़कते हुए कहता है कि अगर तुम्हें सच में मिस सेलनर की इतनी ही चिंता है तो जाके उनका ख्याल रखो। और माइकल जो होता है तुरंत ही माफी मांगते हुए कहता है कि मिस्टर हंटर मुझे माफ कर दीजिए, जो हमारे एजेंट्स ने आपके साथ इस तरीके से बर्ताव किया। जबकि सब सुंग जो होता है पूरी तरीके से हैरान होता है और सोचता है कि भैंस की टांग आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है, और फिर भी ये कहता है कि कोई बात नहीं होता है। जबकि माइकल जो होता है
काफी गुस्से में अपने गार्ड से कहता है कि अगर ऐसा कुछ थॉमस एंड्रे या फिर लियू ज़ीगांग के सामने हुआ होता तो हम सभी तो अभी तक मारे जा चुके होते, इसलिए हमेशा अपनी औकात में रहा करो। तो इसलिए बंदा भी डरते हुए मान जाता है। जबकि इस तरफ ये जो बंदा होता है ये पूछता है कि मिस सेलनर आखिर क्या हुआ, देखिए आपके तो पसीने पसीने आ रहे हैं, क्या आप ठीक हैं, कहीं आप बीमार तो नहीं। और हम देखते हैं कि नॉर्मा जो होती है डरते हुए सुंग की तरफ ही देख रही होती है, जबकि माइकल जो होता है ये कहता है कि ऐसा दिखता है कि मिसेस सेलनर को ठीक महसूस नहीं हो रहा है, तो क्या हम आपसे कि फिर कभी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए सुंग भी मान जाता है और फिर तुरंत ही कहते हैं कि एडम जाके सुंग जिनवू को घर तक छोड़ दो। तो इसके लिए एडम भी मान जाता है और सुंग के जाने के बाद माइकल नॉर्मा से पूछता है कि मिस सेलनर आखिर क्या हुआ। तो सेलनर जो होती काफी ज्यादा घबराते हुए डरते हुए कहती हैं कि वो एक किंग है और ना सिर्फ किंग बल्कि उनमें सबसे पावरफुल। और इस चीज को सुन के माइकल भी हैरान होता है और कहता है कि तो क्या इसका मतलब ये है कि इसका जो लेवल है वो एक नेशनल लेवल हंटर जैसा ही है। तो सेलनर जो होती है सिर हिलाते हुए कहता है कि नहीं, मैं श्योर तो नहीं हूँ क्योंकि मैंने ऐसा कुछ पहले कभी भी एक्सपीरियंस नहीं किया है। और वैसे तो ये एक किंग है लेकिन ये बाकियों से काफी अलग है क्योंकि जब मैंने इसमें देखा तो ये भी मेरी तरफ ही देख रहा था और वो कोई हंटर सुंग जिनवू नहीं था बल्कि इसके बजाय एंडलेस डार्कनेस थी जो कि उसके अंदर है, वो मेरी तरफ ही देख रही थी और इससे मुझे एहसास हुआ कि उसकी तो कोई लिमिट है ही नहीं। जबकि सुंग जिनवू जो होता है घर के लिए जाने लगा होता है। और फिर हमें हंटर एसोसिएशन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं कि सीनियर जो होते हैं टेंशन में बैठे होते हैं और सोचते हैं कि हमने हंटर मिन बियोंगू को खो दिया है। नहीं, ऐसा भी नहीं कह सकते हैं क्योंकि वो रिटायर हो चुका था, इसलिए उसे हंटर कहना तो ठीक नहीं रहेगा। लेकिन जो भी हो वो एक नोबल सेक्रीफाइस था और इसी वजह से इस तरीके की रेड को क्लोजर देना मेरे लिए काफी ज्यादा दिल तोड़ने जैसा होता है। लेकिन अब तो आगे और भी ज्यादा ऑब्स्टिकल्स होंगे और जब ऐसा होगा तब शायद ये एक सेक्रीफाइस से खत्म नहीं होगा। और जैसे ही किसी का कॉल आता है तो ये चौंक जाते हैं क्योंकि एक बी रैंक गेट रोड के बीचों बीच खुला है। और इस चीज को देख के ये भी थोड़े हैरान होते हैं क्योंकि जो बी रैंक के गेट होते हैं ये कुछ ऐसा नहीं है जिसे एक एवरेज अटैक स्क्वाड जाके हैंडल कर सके। और फिर ये उस बंदे से कहते हैं कि चलो ठीक है, मैं एक बड़ी गिल्ड से कांटेक्ट करता हूँ। लेकिन जैसे ये उस गेट की लोकेशन पे ध्यान देते हैं तो पाते हैं कि हंटर सुंग जिनवू का जो ऑफिस है उसी एरिया के आसपास खुला है। जबकि सिर्फ सुंग जिनवू जो होता है सोच रहा होता है कि उसने पक्का कुछ तो देखा था, लेकिन आखिर उसने ऐसा भी क्या देखा, क्या उसने सिस्टम के नामो निशान देखे और आखिर वो किस चीज से इतनी ज्यादा डरी हुई थी और उसकी आंखें जो थी वो पूरी तरीके से खौफ में डूब रखी थी। तो मुझे तो नहीं लगता है कि वो दोबारा से मुझसे मिलना चाहेगी। और भैंस की टांग, आखिर ये ट्रैफिक कैसा है और इससे बेहतर तो यही होता कि मैं सबवे से चला जाता। और तभी सुंग जिनवू को चेयरमैन का कॉल आता है और वो बताते हैं कि वो गुनही बोल रहे हैं। तो सुंग पूछता है कि हाँ ठीक है, लेकिन क्या कोई दिक्कत हो गई है। और जैसे सुंग जिनवू सुनता है कि रोड के बीचों बीच एक गेट ओपन हुआ है तो ये चौंक जाता है और अब ये समझ जाता है कि आखिर इतना ज्यादा ट्रैफिक क्यों हो रहा है। और गुनही बताते हैं कि शायद वो एक बी रैंक गेट है, तो क्या तुम उसे संभाल सकते हो। तो सुंग जो होता है ये कहता है कि क्या बिना परमिशन के। तो गुनही जो होते हैं हंसते हुए कहते हैं कि मिस्टर हंटर, आखिर तुम्हें क्या लगता है कि आखिर तुम्हें परमिशन कहाँ से मिलेगी। तो सुंग जो होता है ये कहता है कि हंटर एसोसिएशन से। तो गुनही पूछता है कि और मैं कौन हूँ। तो सुंग भी हंसते हुए कहता है कि आप हंटर एसोसिएशन के चेयरमैन हैं। तो गुनही भी हंसते हुए कहते हैं कि हाँ, तो तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। और फिर सुंग जिनवू जो होता है मान जाता है। और फिर हमें गेट का सीन दिखाया जाता है जिसकी वजह से वाकई में रोड पे ट्रैफिक लग गया होता है, जहाँ पे गार्ड्स जो होते हैं सभी लोगों को दूर कर रहे होते हैं। और तभी एक लड़की एक पर्सन पे चिल्लाते हुए कहती है कि हे, एक मिनट रुको, आखिर तुम बिना परमिशन के कहाँ घुसे आ रहे हो। लेकिन तभी ये चौंक जाती जैसे ये देखती है कि ये तो एस रैंक हंटर सुंग जिनवू है। और सभी लोग जो होते हैं काफी ज्यादा चौंक जाते हैं जैसे ये लोग यहाँ पे सुंग जिनवू को देखते हैं। और ये लोग जो होते हैं ये कहते हैं कि ऐसा दिखता है कि सुंग जिनवू यहाँ पे खुद आया है इसे संभालने के लिए। जबकि ये जो लड़की होती है चिल्लाते हुए कहती है कि आखिर तुम यहाँ पे कैसे आ गए, और यहाँ तक कि अगर तुम एक एस रैंक भी हो तब भी तुम्हें इजाजत नहीं है कि तुम प्रोसेस को इग्नोर करके ऐसे ही मुंह उठा के चले आओ। क्या तुम्हें किसी
की परमिशन मिली है और यहाँ तक कि अगर तुम्हारे पास परमिशन भी होती है तब भी हम तुम्हें एंटर नहीं करने दे सकते हैं अगर तुम्हारे पास अच्छे खासे लोग नहीं होते हैं तो। और इस चीज को सुन के सुंग जो होता है मुंह बनाते हुए सोचता है कि आखिर ये सिचुएशन थोड़ी सी अलग क्यों लग रही है। और ये कॉल पे ही कहता है कि वैसे तो मैं सीन पे आ गया हूँ लेकिन ऐसा क्यों लगता है जैसे कि यहाँ पे एक प्रॉब्लम हो गई है। और फिर सुंग जिनवो जो होता है अपने फोन को आगे बढ़ाते हुए कहता है कि तुम तो काफी मुंह चला रही थी ना, लो अब इसको जवाब दो। और इस चीज को सुन के लड़की चौंक जाती है और कहती है क्या मैं आखिर कौन है। तो सुंग जो होता है कहता है कि कोई ऐसा है जिसे तुम इग्नोर नहीं कर सकती हो। और तभी गुनी जो होते हैं कहते हैं कि मैं चेयरमैन हूँ। तो ये लड़की जो होती घबराते हुए कहती है कि ठीक है जैसा आप कहें मैं वैसा ही करूंगी। जबकि सुंग जो होता है कहता है कि ठीक है तो मैं एंटर करता हूँ। और फिर सुंग जिनवो जो होता है तुरंत ही एंटर करने लगता है। जबकि जो लड़की होती है मनी मनी से कोस रही होती है और कहती है कि मैं दुआ करती हूँ कि ये नीचे गिर जाए और उसका पैर मुड़ के मोच आ जाए। लेकिन तभी सभी लोगों के होश उड़ जाते हैं क्योंकि गेट का जो कलर होता है वो चेंज होने लगा होता है और कुछ ही पलों में ये पूरी तरीके से एक रेड गेट में बदल जाता है। और ये लड़की भी चौंकते हुए कहती है कि ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि मैंने विश की थी कि ये हर्ट हो जाए। जबकि सुंग जिनवो जो होता है बारिश में भीग रहा होता है और मुंह बनाते हुए कहता है कि आखिर मुझे ऐसा क्यों महसूस हो रहा है जैसे कि ये एक रेड गेट है और ये पाता है कि एग्जिट जो है वो बंद हो चुका है तो अब इसे कुछ ज्यादा ही मेहनत करनी पड़ेगी। और तभी जिनवो को याद आता है कि इसकी मदर भी काफी मेहनत करती है जिससे कि सुंग जिनवो वो कर सके जो कि ये चाहता है। और वैसे तो हम तुम्हारी अवेकनिंग को लेके कुछ भी नहीं कर सकते हैं और उससे भी बढ़कर अगर तुम एक एस रैंक हो तो तुम्हें काफी सारी जिंदगियों को बचाना होगा बिल्कुल अपने फादर की तरह जैसे कि वो करते थे। और एक हंटर बनने से पहले तुम्हारे फादर एक फायर फाइटर थे और मैं उनके प्यार में तब पड़ गई थी जब मैंने उन्हें लोगों को बचाते हुए देखा था। तो बताओ आखिर मैं क्या ही कर सकती हूँ अब जब तुम उनके बेटे हो तो। लेकिन जो भी हो अपने ऊपर ज्यादा प्रेशर मत डालो, इतनी मेहनत मत करो। और इन सारी बातों को सोच के सुंग काफी खुश होता है। एक तरीके से इसको राहत मिली होती है क्योंकि इसकी जो मदर है वो इन सारी चीजों के खिलाफ नहीं है और वैसे ये मेरे लिए ज्यादा नहीं है। और हम देखते हैं कि काफी सारे मॉन्स्टर्स ने सुंग जिनवो को चारों तरफ से घेर लिया होता है जबकि सुंग ने अपनी आर्मी को बाहर निकाल लिया था और ये कहता है कि ये मेरे लिए ज्यादा नहीं है, मैं इसको एक दिन में ही खत्म कर दूंगा। और फिर क्या था मॉन्स्टर और शैडो आर्मी के बीच में काफी घमासान सा युद्ध शुरू हो गया होता है जहाँ पे ये एक दूसरे की काफी बुरी तरीके से मार काट मचा रहे होते हैं। और हमें बताया जाता है कि एक हंटर का जन्म हंट करने के लिए होता है। मॉन्स्टर सिर्फ एक लौते दुश्मन नहीं है हंटर के, इसी वजह से हंटर्स को भी काफी ज्यादा केयरफुल रहना पड़ता है जिससे कि वो खुद हंट ना हो जाएं और इनकी जो पोजीशन है किसी भी समय बदल सकती है। इसी वजह से फर्स्ट रेट के जो हंटर्स होते हैं वो कभी भी अपने गार्ड्स डाउन नहीं करते हैं, यहाँ तक कि अगर उन्होंने हजारों लाखों हंट भी किए हों तब भी। और ये जो हंट होता है ये कभी भी खत्म नहीं होता है और अब भी एक भी पर्सन ऐसा नहीं है जिसका इरादा हंट को बंद करने का हो। जबकि सुंग जिनवो जो होता है अपने अगले टारगेट की तरफ बढ़ने लगा होता है जो कि वाकई में काफी खतरनाक बात है। और फिर हमें किसी और जगह किसी और गेट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक हंटर जो होता है काफी ज्यादा खौफ में होता है जबकि इसके सामने जो पर्सन होता है हमने इसे पहले भी देखा है अगर आप लोगों ने इससे पहले वाला पार्ट देखा है तो। और ये जो फ्रॉस्ट होता है ये कहता है कि अरे यार ये भी वो नहीं है, वो लोग तो वाकई में काफी अच्छी तरीके से छिपे हुए हैं और ना जाने ब्रिलियंट लाइट के ये फ्रेगमेंट्स कहाँ पे मिलेंगे। और तभी यहाँ पे एक और पोर्टल ओपन होता है तो ये उस पर्सन से पूछता है कि योगमुंट आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो योगमुंट जो होता है ये कहता है कि ईस्ट में जो टेरिटरी है उसको लेके एक इन्फॉर्मेशन मैं तुम्हें देने आया हूँ। तो फ्रॉस्ट जो होता है ये कहता है कि अगर तुम्हारा मतलब उस छोटी सी टेरिटरी से है जो कि ईस्ट में है जहाँ पे शैडो मोनार्च है तो तुमने तो कहा था ना कि तुम उसे संभाल लोगे। तो योगमुंट जो होता है ये कहता है कि ऐसा दिखता है कि रूलर्स जो हैं वहाँ के साउथ में लीजिया को रिलीज करने वाले हैं और उस जगह को मैं लूंगा। तो फ्रॉस्ट कहता है कि तो फिर शैडो मोनार्च का क्या होगा। तो योगमुंट जो होता है कहता है कि उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी अगर आर्किटेक्ट अपना रोल अच्छे से निभाता है तो। और इसके अलावा एक और चीज कि कुछ काफी इंटरेस्टिंग न्यूज मिली है और ये कंफर्म हो चुका है कि जो ग्रेटेस्ट फ्रेगमेंट है ब्रिलियंट लाइट का वो वहीं पे है। तो इस पर फ्रॉस्ट भी खुश होते हुए कहता है कि ओह ये तो वाकई में काफी इंटरेस्टिंग है जो तुम इस चीज को बताने मुझे यहाँ तक आए हो। तो योगमुंट पूछता है कि आखिर तुम
इसका क्या करोगे? तो फ्रॉस्ट जो होता है कहता है कि अगर तुम इसके लिए मुझ पे चिल्लाने वाले हो तो कोई भी पैतरा मुझ पे काम नहीं करेगा। लेकिन उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट तो ये है कि यहाँ पे असल में हमें जाल में फंसाया गया है। तो योगमोंटू जो होता है कहता है कि इस जैसे बंदे के पास जहाँ तक है ब्रिलियंट लाइट का फ्रेगमेंट नहीं हो सकता है, लेकिन न जाने क्यों इसने अपने नामो निशा छोड़े हैं और लगता है कि इसका प्लान हमारे रास्ते में आने का है। और हम देखते हैं कि ये और कोई नहीं सुंग जिन वो के फादर होते हैं और ये कहते हैं कि ईस्ट की छोटी सी टेरिटरी से क्या तुम्हारा मतलब कोरिया से है? तो फ्रॉस्ट जो होता है पूछता है कि आखिर तुम्हें इसमें इतनी इंटरेस्ट क्यों है? जबकि योंगमोंटू जो होता है कहता है कि मोनार्च ऑफ फ्रॉस्ट, मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे पास इतना समय है कि तुम उस बंदे के साथ यहाँ पे खेलो। तो फ्रॉस्ट मोनार्च जो होता है यहाँ से जाते हुए कहता है कि हमें रोकने की कोशिश करके देख लो, अगर तुम रोक सकते हो तो इस चीज को सुन के फादर जो होते हैं तुरंत ही अपने डैगर्स को बाहर निकालते हुए कहते हैं कि इस बारी मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। और इतना कह के ये काफी खतरनाक तरीके से अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। तो फ्रॉस्ट मोनार्च जो होता है एक आई शील्ड बना के इनके अटैक को ब्लॉक कर लेता है और ये दोनों ही अपनी अपनी तरफ से पूरा जोर लगाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे एक काफी तगड़ा और बड़ा सा ब्लास्ट होता है। और फिर हमें वापस से रेड गेट के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ये डीमन जो होता है ये कहता है कि क्या ये तुम हो जो कि यहाँ पे आके मेरे ब्रदर्स को मार रहा है? मुझे सच में कहना पड़ेगा तुम कमीने कहीं के काफी इम्प्रेसिव हो, जो तुम ना सिर्फ इस जगह पे इतनी छोटी सी बॉडी के साथ पहुँच पाए हो बल्कि हमारी लैंग्वेज को भी जानते हो। हालांकि जो भी हो लेकिन यही अंत है, क्योंकि हमारे जो साथी है वो पहले से घात लगा के इंतजार कर रहे हैं और चलो शिकार आ चुका है, बाहर आ जाओ। और भले ही इससे काफी जोर से चिल्लाया होता है अपने साथियों से बाहर आने के लिए, लेकिन हम देखते हैं कि चारों तरफ सन्नाटा सा होता है और एक भी बाहर निकल के नहीं आता है। और इस चीज को देख के ये मॉन्स्टर भी काफी ज्यादा हैरान होता है। जबकि सुंग चिन वू जो होता है ये कहता है कि ये तो वाकई में काफी फनी था और अब मेरी बारी, बाहर आ जाओ। और जैसे सुंग जिन वो ये कहता है तो हम देखते हैं कि इसकी जो शैडो मोनार्च होती है वो इस मॉन्स्टर के भाइयों के साथियों के सिर कटे हुए जो होते हैं यहाँ पे बाहर लाके पटकने लगते हैं। और हमें मालूम चलता है कि असल में शैडो मोनार्च ने तो इन सभी को ही मार गिराया है। और हम देखते हैं कि मॉन्स्टर के बजाय चारों तरफ जंगल से शैडो आर्मी निकल के आ रही होती है। और सुंग जो होता है ये कहता है कि देख के ऐसा लगता है कि कोई भी नहीं बचा है, जबकि इस मॉन्स्टर के काफी तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं इस चीज को देख के। और तभी किसी चीज को इस मॉन्स्टर की तरफ थ्रो किया जाता है और हम देखते हैं कि इसके हाथ में इसके ही किसी मॉन्स्टर का कटा हुआ सिर है। और तभी सुंग जिनवू के साइड एक जना के लैंड करता है जो कि और कोई नहीं बीरू होता है। और इसके साथ ही सुंग जिनवू के पीछे पूरी ही आर्मी आके खड़ी हो जाती है। और इन शैडो आर्मी को देख के ये जो बंदा होता है चिल्लाते हुए कहता है कि तुम कमीने कहीं के। जबकि इससे सुंग जो होता है ये अपनी आर्मी को इन सभी को मारने का ऑर्डर दे देता है। और जैसे कमांड मिलता है इस शैडो आर्मी जो होती काफी खतरनाक तरीके से आगे बढ़ने लगती है। जबकि ये जो मॉन्स्टर होता है ये भी अपने साथियों से तुरंत ही अटैक करने के लिए कह देता है। और फिर क्या था इन सभी के बीच में काफी घमासान सा युद्ध शुरू हो जाता है और एक बारी और वापस से यहाँ पे मार काट मच चुकी होती है। जबकि सुंग जिनवू जो होता है आराम से धीरे धीरे पैदल आगे बढ़ रहा होता है कि तभी दो मॉन्स्टर जो होते हैं इसकी तरफ इस पे अटैक करने के लिए आने लगते हैं। लेकिन तभी ये जो बियर शैडो होता है ये काफी खतरनाक तरीके से इनके ऊपर अटैक करके खत्म करने लगता है। तो इस चीज को देख के ये मॉन्स्टर जो होता है चिल्लाते हुए कहता है कि तुम कमीने कहीं के, मुझसे पंगा लेने की हिम्मत मत करो। जबकि सुंग जिनवू जो होता है ज्यादा कुछ रिएक्ट नहीं करता है। जबकि इसकी जो शैडो आर्मी में से ये जो दो बंदे होते हैं मतलब कि बीरो और इग्रिस, ये काफी खतरनाक तरीके से इस मॉन्स्टर के लीडर के ऊपर अटैक कर देते हैं, उसके हाथ पैर काटने लगते हैं। और हम देखते हैं कि इनका ये जो बॉस होता है ये चाह के भी इन दोनों के सामने कुछ भी नहीं कर पाता है। और तभी टस्क जो होता है ये हाइमन ऑफ जाइंट की स्किल को इस्तेमाल करता है और इस मॉन्स्टर से भी काफी ज्यादा बड़ा बन जाता है। और जैसे ये बड़ा होता है ये तुरंत ही रिवर्स ग्रेविटी का इस्तेमाल करता है और इस मॉन्स्टर को तुरंत ही जमीन में धसा देता है और ये बेचारा चाह के भी नहीं उठ पाता है। और सुंग जिनवू जो होता है इसके थोबड़े के पास आके कहता है कि मेरे सवालों
का जवाब दो, और अगर तुम ऐसा करते हो तो सारी चीजें तुम्हारे लिए कम दर्दनाक होंगी। लेकिन हम देखते हैं कि आखिर में जाके सुंग जिनवू जो होता है इसको मार देता है और कहता है कि मुझे इससे भी कुछ भी जानने को नहीं मिला, सिस्टम जो है ये पक्का इंटरफेयर कर रहा है। जो भी हो कोई बात नहीं, समय के साथ सब मालूम चल ही जाएगा। और तभी हमें कर्स्ड रैंडम बॉक्स से की मिलती है और सिंग जिनवू सोचता है कि जीजू आइलैंड की रेड के दौरान मैं लेवल 100 पे पहुंच गया था और इस तरीके से मैंने सारे रिक्वायरमेंट्स को भी पूरा कर दिया, तो इन्फॉर्मेशन की जो की है वो पार्शली रिवील हो जाएगी। और हमें मालूम चलता है कि ये जो की है ये कार्टून एंड टेम्पल की है और इसका इस्तेमाल करके ये 470 आवर्स 6 मिनट 52 सेकंड बाद एंटर कर सकता है। और कार्टून एंड टेम्पल का देख के सुंग जिनवू सोचता है कि कार्टून एंड टेम्पल जैसे मैं भूल नहीं सकता हूँ, यहाँ तक कि अगर मैं कोशिश करता हूँ तब भी नहीं, क्योंकि वही डबल डंजन था और लगता है कि सिस्टम जो है वो मुझे वहाँ पे दोबारा से बुला रहा है, उसी जगह जहाँ से सब कुछ शुरू हुआ था और सारी चीजें बदल गई थी। और एक वो दिन था और एक आज का दिन है। सुंग कितना ज्यादा बदल चुका है और मुझे तो यही लगता है कि शुरुआत से यही प्लान था और अगर वो मेरा इंतजार कर रहा है वहाँ पे लौट के आने का, तो अगर ऐसी ही बात है तो बस मेरे लिए इंतजार करना, क्योंकि मैं सुंग जिनवू काफी जल्दी आऊंगा। और अब आगे की जो कहानी है वो अब और भी ज्यादा खतरनाक होने वाली है। अगर आप लोग आगे की कहानी में इंटरेस्ट रखते हैं तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और इसी के साथ फ्रेंड्स हमारा एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।